हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज हम करने वाले हैं एफडब्ल्यू टेलर जी के हमारे प्रिंसिपल्स टेक्निक्स के बारे में, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। सो ऑलरेडी 2-3 पार्ट्स हमारे हो गए हैं। आज के लेक्चर में आगे हमें करना है 20-20 मिनट के छोटे छोटे लेक्चर्स आते हैं ताकि तुम्हें भी एक बार में पढ़ने में ज्यादा बर्डन ना लगे, है ना। कैसा लग रहा है, कैसा मतलब चल रही है तुम्हारी पढ़ाई, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना और तुम्हारे नाम की अटेंडेंस जरूर लगाना है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही जल्दी ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सो टेंशन किसी चीज की नहीं लेनी है, बस चुपचाप हमारे साथ पढ़ते जाना है। अपने नाम की अटेंडेंस लगाओ, हर जगह जाके फॉलो कर लो एंड आ जाओ, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो शुरू करते हैं हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल से, जो कि हमें एफडब्ल्यू टेलर जी ने दिए थे, ठीक है। इससे पहले 3 लेक्चर्स आ चुके हैं जिसमें हमने सबसे पहले करा नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। फिर 2 लेक्चर्स में हमने टोटल 14 प्रिंसिपल्स हमारे हेनरी फ्योल के कंप्लीट करे। आज हमें करने हैं हमारे एफडब्ल्यू टेलर जी के प्रिंसिपल्स। प्रोबेबली इसके भी 2 लेक्चर्स रहेंगे, बट ये आखिरी के 2 लेक्चर्स होंगे। टोटल 5 में चैप्टर हो जाएगा समाप्त, ठीक है। देखो ये डिटेल लेक्चर्स हैं जिसमें एक एक चीज डिटेल में करा रही हूँ। तो मान लो तुम्हारा प्रिंसिपल्स का चैप्टर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का बनेगा, है ना। पर 20-20 मिनट की रोज वीडियोस आएंगे, आगे वन शॉट भी डालेंगे, सब डालेंगे। इत्मीनान से पूरा साल बस फॉलो करते रहो और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। शुरू करते हैं। हमारे एफडब्ल्यू टेलर जी ने हमें क्या दिए थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे। इसीलिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। ओके जी। 1856 में पैदा हुए, 1915 तक उनकी जिंदगी रही। उनको प्रोफेशन क्या था, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने कर रखी थी, ठीक है। काफी सारे अलग अलग कंपनीज में काफी सारी अलग अलग पोजीशंस पर ये रहे हैं, ठीक है। प्रोफेसर भी रहे हैं, फैक्ट्रीज में भी इन्होंने काम किया है, स्टील की कंपनी में, आयरन की कंपनी में, ठीक है, इन्होंने काम किया है। एंड इफ यू सी, इन्होंने काफी मतलब फैक्ट्री रिलेटेड वर्क किया है, विच इज वाई जो भी इनके साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे फैक्ट्री रिलेटेड हैं। हमारे हेनरी फ्योल जी के जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो सारे फैक्ट्री रिलेटेड नहीं थे, वो सारे ऑफिस रिलेटेड थे। वो कहते थे कि अगर ऑफिस में एक मैनेजर है, उसका कोई जूनियर है, तो ऑफिस में वो मैनेजर अपने जूनियर को कैसे हैंडल करेगा, वो हेनरी फ्योल ने अपने 14 प्रिंसिपल्स में बताया। पर टेलर जी हमें जितने भी प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, टेक्निक्स दे रहे हैं, वो बता रहे हैं फैक्ट्री के एज पर, कि फैक्ट्री में अगर एक लेबर है तो हमें फैक्ट्री में एक लेबर को कैसे हैंडल करना चाहिए, फैक्ट्री में एक लेबर का देखरेख कैसे करना चाहिए, ये हमें यहाँ पर बताते हैं। ओके जी, ठीक है जी। देखते हैं। तो टेलर साहब बोलते हैं कि मॉडर्न मैनेजमेंट वाज अनप्रोफेशनल एंड शुड बी स्टडीड एज अ डिसिप्लिन। कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत अनप्रोफेशनल है, हमें उसको फॉर्मली अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। Workers should cooperate with the management. There would be no need of trade union. Partnership between a trained and qualified management and a cooperative and innovative workforce is required. कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है ना वो कभी भी ना अच्छे से पढ़ाई नहीं गई है, अच्छे से पढ़ी ही नहीं गई है। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना कि मैनेजमेंट एज ऑफ नाउ एक प्रोफेशन नहीं है, विच इज वाई मैनेजमेंट में क्या होता है, वो एक प्रोफेशन नहीं है। विच इज वाई हर कंपनी, हर बिजनेस अपने हिसाब से लेबर को, एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं, विच इज वाई अच्छे से मैनेजमेंट नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, ट्रेड यूनियन बनाए जाते हैं, है ना। बहुत एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते हैं, कंपनीज कई बार एम्प्लॉय का पैसा नहीं देती है, तो बहुत कुछ चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमने कभी उसको अच्छे से पढ़ा ही नहीं। हमें उसको प्रिंसिपल्स बना के अच्छे से पढ़ना चाहिए। और जो हमारे वर्कर्स हैं उनको भी मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और जो हमारी मैनेजमेंट है उसको भी वर्कर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अगर ये मिलके कोऑपरेटिवली काम करेंगे, अच्छे से काम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी के लिए इन्होंने क्या बनाई, पूरी की पूरी साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच बनाई, जिसके अंदर इन्होंने हमें कुछ एक तो प्रिंसिपल दिए, कुछ एक टेक्निक्स दिए, सारे के सारे हम पढ़ेंगे। ओके जी। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, डिस्कार्डिंग द, मेरे साथ रीड करना है, discarding the traditional approaches to management and adopting newer and more scientific approaches। मैं तुम्हें एक बेसिक सी बात बता देती हूँ। एक बहुत बेसिक सी बात जो टेलर जी ने बोली थी वो ये थी, एक बहुत बेसिक सी बात जो टेलर जी ने बोली थी वो ये थी कि जो हमारा रूल ऑफ थंब है ना, हमें उसको खत्म करना होगा, हमें उसको खत्म करना होगा। आपको भी डेली बेसिस पे सुनने को मिलता होगा, आप की चाहे शायद जनरेशन थोड़ी मॉडर्न हो गई, मेरे को तो बहुत सुनने को मिला है बचपन से ही। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है बेटा, ये चीज ऐसे ही होती है।
स्पेशली लड़कियों को बहुत ज़्यादा ये सुनने को मिलता है, ये ऐसा ही होगा। अगर आप क्वेश्चन कर लो ना कि ये ऐसा क्यों होगा मम्मी, ये ऐसा क्यों होगा पापा, तो वो उल्टा आपको बोलेंगे कि भाई तू गंदी है जो तूने ये पूछ लिया, है ना? हमें क्वेश्चन तक नहीं करने दिया जाता कि अच्छा ये ऐसा है क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? ऐसा दिखाया जाता है कि हमने क्वेश्चन कर लिया तो हम खराब है भई, हम तो बहुत बिगड़ैल बच्चे हो गए अगर हमने क्वेश्चन कर लिया। तो ये आज भी चलता आता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा ही रहेगा। हम पुरानी सोच के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, दादा ने भी ऐसे किया था, पापा ने भी ऐसे किया था, तुम भी ऐसा करोगे। जी नहीं, टेलर ने बोला ऐसा नहीं होगा। टेलर ने बोला कि मतलब चलो ये तो बिज़नेस सेंस में बोल रहे हैं, है ना? मैं तो पर्सनल सेंस में बोल रही थी। टेलर ने बोला कि बिज़नेस में भी ना ऐसा ही होता है कि ये कंपनी कई सालों से चलती आ रही है। पहले दादा ने कंपनी चलाई, फिर पापा ने चलाई, फिर अब बच्चे ने चलाई और ना ऐसा ही होता है कि दादा के टाइम से जो चलता आ रहा है, वो वैसा ही चलता रहेगा। पर टेलर कहते हैं ये गलत है। टेलर कहते हैं कि ये गलत है भैया। टेलर कहते हैं ये गलत है। तुम्हें ये नहीं करना कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा नहीं करना। और तुम ऐसा नहीं कि भैया क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारा भैया कैरेक्टर खराब हो जाएगा। नहीं भैया, तुम्हें हर एक चीज़ को क्वेश्चन करना है। तुम्हें कोई भी चीज़, ही रिपीट्स कोई भी चीज़ सिर्फ इसलिए नहीं फॉलो करनी क्योंकि वो ऐसे ही चलती आ रही है। तुम हर एक चीज़ को क्वेश्चन करो। अगर कोई ठीक लग रही है तो ठीक है, अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ठीक नहीं लग रही, उसके लिए तुम साइंटिफिक एक अप्रोच अपनाओ। तुम एक ट्रेडिशनल अप्रोच को खत्म करो और एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाओ। साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है? साइंटिफिक अप्रोच सीधा बोलती है। साइंटिफिक अप्रोच सीधा बोलती है कि अच्छा ये ऐसा होता है तुम्हारे यहाँ पे, ऐसा क्यों होता है? पहले तुम क्वेश्चन करो एक-एक चीज़ को, ठीक है? अगर तुमने क्वेश्चन किया, उसके बाद तुम्हें ये देखना होगा कि इस काम को करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? अगर ये मेथड सही नहीं है तो कहता है कहता है कि चेक करो जो भी पुराना चलता आ रहा है, क्या वो ठीक है या गलत है? अगर वो गलत है, क्वेश्चन कर लिया, अगर वो गलत है तो तुम्हें साइंटिफिक अप्रोच अपनानी है। तुम्हें चेक करना है कि अगर ये गलत है तो सही क्या है? अगर पुरानी अप्रोच गलत है तो सही क्या है? और वो कहते हैं तुम्हें अलग-अलग अप्रोचेस मिलेंगे। तुम्हें एक ही काम को करने की 3-4 अलग-अलग अप्रोचेस मिलेंगी और उसमें से कोई एक अप्रोच होगी सबसे बेस्ट और वो जो सबसे बेस्ट अप्रोच होगी ना उसको पकड़ लेना। ये है साइंटिफिक अप्रोच, ये है साइंटिफिक अप्रोच कि तुमने ना सुनी-सुनाई बातों पे भरोसा नहीं किया, जो चलता आ रहा है उस पे भरोसा नहीं किया, जो सही है जो रिसर्च के बेसिस पे सही निकला है, उस पे तुमने भरोसा किया है, ये इसके अंदर टेलर साहब बोलते हैं कि साइंटिफिकली वो चीज़ निकालो जो सबसे सही है। तो ये साइंटिफिक अप्रोच अपनाओ, ट्रेडिशनल बातों को छोड़ दो और ऐसा कहते ही इन्होंने 2 चीज़ें निकाली, एक निकाली प्रिंसिपल, एक निकाली टेक्निक, ठीक है? एक-एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल, फिर पढ़ेंगे टेक्निक। टोटल 4 ही प्रिंसिपल हैं। हेनरी फ्योल की तरह इन्होंने लंबा सारा काम हमें नहीं दिया। 4 ही प्रिंसिपल है। पहला मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आपको रूल ऑफ थंब नहीं इस्तेमाल करना है, आपको सुनी-सुनाई बातें नहीं करनी है और आपको साइंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है? ये मैं समझा ही चुकी हूँ आपको। अब आप मेरे साथ रीड आउट करेंगे। पढ़िए मेरे साथ। ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड है काम को करने का, एक ही बेस्ट मेथड है एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने का। पढ़ो। डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब एंड शुड सब्सटीट्यूट द रूल ऑफ थंब। कहते हैं सिर्फ एक ही मेथड है, वो मेथड निकाला कैसे जाएगा? साइंटिफिक स्टडी करके, हर एक चीज का एनालाइज करके वो मेथड ढूंढा जाएगा और उस मेथड से रिप्लेस करो रूल ऑफ थंब को, यानी सुनी सुनाई बातों को। Followed throughout the organization, involve investigation of traditional method through work study and develop one best method to maximize the efficiency। ठीक है? Adopt the best practice to save the human energy, wastage of time and material। एग्जाम्पल हमारे टाइम में तो चिट्ठियां भेजी जाती थी, तो क्या करें? तुम्हारे टाइम में भेजी जाती थी, 1990 चल रहा है, 1990 नहीं चल रहा है ना, नहीं चल रहा है ना, कोविड भी आके निकल गया है, एआई भी आ गया है, रोबोट भी आ गया है, अभी भी चिट्ठियां भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। अभी हम क्या भेजेंगे? ईमेल भेजेंगे। अभी भी हम अब क्या भेजेंगे? हम ईमेल भेजेंगे। ठीक है? ठीक है? इसीलिए अब क्या है? हमें जो है अपनी साइंटिफिक तरीके से बेस्ट तरीके मेथड को यूज़ करना है। ठीक है? रूल ऑफ थंब को यूज़ नहीं करना। अच्छा, अगला ये बोलता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कहते हैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एकता में बिलीव करो, सब एक दूसरे के फायदे के लिए काम करो। मैनेजमेंट चाहती है कंपनी का फायदा हो, लेबर भी चाहती है कंपनी को प्रॉफिट हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो तुम आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो।
तुम ये मत करो कि लेबर का पैसा छीन के प्रॉफिट कमाओगे, या लेबर ऐसा ना करे कि ज़्यादा छुट्टियाँ ले लेगी। नहीं, एक-दूसरे के साथ मिलके काम करो, क्योंकि अगर कंपनी का फ़ायदा हुआ, तो उससे सबका फ़ायदा होगा। इसलिए लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है, मिलके काम करना है। देयर शुड बी, पढ़ो मेरे साथ, देयर शुड बी एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शुड शेयर देयर गेन्स ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। इन रिटर्न द वर्कर शुड वर्क हार्ड। कहते हैं अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट वर्कर के साथ शेयर किया जाए, और बदले में वर्कर भी जो है अच्छा खासा काम करे। तो ये पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक है, दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। सिमिलर टू दिस ही है, ये तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड तो हो गया। सिमिलर टू दिस ही है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जो कि हमारा तीसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें ये एक्सटेंशन ही है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। इसमें बोला गया कंपटीशन नहीं करना, कोऑपरेशन करनी है। आपस में कंपटीशन नहीं करना कि लेबर और मैनेजमेंट आपस में ही compete कर रहे हैं, नहीं, कोऑपरेट करो एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। मैनेजमेंट जो है वर्कर को अवॉर्ड करे फॉर गिविंग द वैल्यूएबल सजेशन, और मैनेजमेंट जो है वर्कर को मिलाए अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर। एंड जो वर्कर भी है वो भी अनरीजनेबल डिमांड ना रखे, वर्कर भी हर दूसरे दिन स्ट्राइक पे ना बैठ जाए, बहुत ऐसे ही नहीं कि फालतू की छुट्टी मांगे, नहीं, है ना। एम्प्लॉयर टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज would prevail as in the case of Japanese companies। Japanese companies के केस में ये चीज बहुत ज्यादा फेमस है। जापान की तुमने देखी होगी, स्पेशली कार कंपनीज बहुत ज्यादा फेमस हुई। उनकी काफी अच्छी मैनेजमेंट है, काफी अच्छा उनका लेबर मैनेजमेंट है, लेबर रिलेशन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं, हार्मनी बना के रखते हैं, ठीक है। अगला, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। सिंपल मतलब है कि अगर मेरा कोई जूनियर है भी, अगर मेरा कोई जूनियर है भी, तो मैं उसको ऐसा ना करूँ कि भैया मैं उसको कुछ सिखा ही नहीं रही, उसको ट्रेन ही नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपना फ़ायदा ही देख रही हूँ, उसका फ़ायदा सोच ही नहीं रही, वो नहीं करना, वो नहीं करना। मैं खुद तो उससे काम ले ही रही हूँ, पर काम करवाते-करवाते मैं उसको भी कुछ सिखाऊँ, उसकी भी ग्रोथ के लिए कुछ करूँ, ताकि उसका भी फ़ायदा हो, वो भी आगे बढ़ सके। ठीक है जी? ठीक है ना? ठीक है ना? सो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। जितना बढ़िया वर्कर, उतनी बड़ी उतनी बढ़िया प्रोडक्शन, ठीक है। एंड वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन। जितना अच्छा वर्कर, उतनी अच्छी प्रोडक्शन। और वर्कर कैसे अच्छा होगा? जब उनको तुम ट्रेन करोगे। वर्कर कैसे अच्छा होगा? जब उसको तुम ट्रेन करोगे, ठीक है ना। सो एम्प्लॉइज विद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शुड बी सिलेक्टेड। सही एम्प्लॉय को सिलेक्ट करो और फिर उसको ट्रेनिंग भी दो टू मेक देम फिट एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। असाइन द वर्क विच सूट्स देयर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। अरे भैया, अगर मैं फिजिकली फिट हूं ही नहीं तो मेरे को भारी भरकम काम नहीं दे सकते, और अगर मुझे अकाउंट्स आती ही नहीं तो मेरे से अकाउंट्स का टीचिंग नहीं करवा सकते हो, ठीक है ना। एफिशिएंट एम्प्लॉइज वुड प्रोड्यूस मोर and earn more. This will ensure their greatest efficiency and prosperity for both company and workers। ठीक है। तो कहते हैं कि एम्प्लॉइज का भी साथ दो, एम्प्लॉइज को भी ट्रेन करो, एम्प्लॉइज का भी फायदा करो, सिर्फ अपने फायदे की बात मत करो, सिर्फ अपने तक मतलब मत रखो कि मेरा काम होना चाहिए, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो नहीं करना। अपना तो बनाओ, पर साथ में एम्प्लॉय को भी ट्रेन करो, उसको भी कुछ नया सिखाओ, उसके भी करियर की ग्रोथ करो, क्योंकि जब एम्प्लॉय बेहतर होगा तो काम अपने आप बेहतर होने लग जाएगा। ठीक हो गई बात। यहाँ पर हो गई मेरी चारों की चारों क्या, टेक्निक्स ऑफ द मिस्टर एफ डब्ल्यू टेलर जी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को आंसर करो, कमेंट सेक्शन में मुझे टाइम स्टैम्प के साथ इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, आइडेंटिफाई द चेंज इन अप्रोच सजेस्टेड बाय द कंसल्टेंट। कौन सी अप्रोच को बदलने की बात करी है, कौन सी नई अप्रोच अपनाने की बात करी है, वो यहाँ पर आपको बताना है मुझे, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें। आगे है मेरे पास कुछ एक टेक्निक्स, आगे है मेरे पास कुछ एक टेक्निक्स, ठीक है। टोटल 4 टेक्निक्स हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर आगे 4 तरीके की स्टडी मेरे पास आती है, तो टोटल 8 मान लो फिर उस हिसाब से, ठीक है, जैसे अच्छा लगे वैसे मान लो, ठीक है। सॉरी, 4 और 3 7 है ना। तो जैसे अच्छा लगे वैसे मान लो, बट ये सारी की सारी टेक्निक्स है हमारी, ठीक है। ये सारी की सारी टेक्निक्स को एक एक करके हमें स्टडी करना है। लेकिन लेकिन लेकिन
लेकिन मुझे लगता है अभी हमारा टाइम काफ़ी हो चुका है। इस क्लास को मैं यहीं पे कर दूँगी खत्म, क्योंकि अभी अगर मैं शुरू करूँगी भी तो एक आधी करूँगी और फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है? इसलिए अभी इस वीडियो को तो करूँगी खत्म, पर तुम मुझे डन लिखोगे कमेंट सेक्शन में। तुम मुझे अभी के अभी डन डन लिखोगे कमेंट सेक्शन में कि तुमने पूरा लेक्चर सुना है, ठीक है? तुम मुझे क्वेश्चन का आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे नाम के साथ अटेंडेंस लगाया करो, नाम के साथ, ठीक है? हर चीज़ किया करो सो दैट आई कैन गेट टू नो कि मेरे कौन से रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो साल की शुरुआत से मेरे साथ पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? वो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है? सो बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, है ना? एमसीक्यूज़, नोट्स सब कुछ हम तुम्हें प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, तो हर जगह फॉलो वगैरह कर लेना, ठीक है? तुम्हें अच्छा लगेगा तो कर लेना यार, ठीक है? मैं मिलूँगी अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर के साथ नहीं, अगले पार्ट के साथ, हाँ, अगले चैप्टर के साथ नहीं, अगले पार्ट के साथ। उस पार्ट में ये चैप्टर को कर देंगे समाप्त, ठीक है? चलो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय-बाय।